औरंगजेब की तरह हिंदुस्तान पर कब्जा करने की एक ऐसी ही कोशिश 74 वर्ष पहले पाकिस्तान ने भी की थी, जब आज ही के दिन यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। उसी हिस्से को आज आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान कहता है कि यह हमला कबायलियों ने किया था, लेकिन इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना शामिल थी। पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहता था और वो मुसलमान कश्मीरियों को यह कहकर भड़का रहा था कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में उनके साथ कभी भी न्याय नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को इतिहास की जानकारी ना तो तब थी और ना ही आज। आज हम आपको कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले की पूरी कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि 700 वर्ष पहले जो कश्मीर कभी हिंदू राजाओं का हुआ करता था और जो कश्मीर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बन सकता था, उसकी जनसंख्या को कैसे छल कपट करके, हिंसा के जरिए और हमलों के जरिए कैसे बदल दिया गया। कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहासकार कल्हण ने राज तरंगिणी नामक अपनी किताब में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से यशोमती नामक राजवंश की एक महिला के सिर पर मुकुट रखकर उन्हें कश्मीर की रानी घोषित किया था। यह करीब 5000 वर्ष पुरानी घटना है। इसी पुस्तक में यह जिक्र है कि कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी जिसे कश्यप ऋषि ने बारामूला की पहाड़ियां काट कर खाली किया था। राज तरंगिणी में यह भी लिखा है कि श्रीनगर की नींव मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने रखी थी और श्रीनगर ही आज जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। संस्कृत भाषा में श्री का मतलब होता है देवी लक्ष्मी। इस शब्द को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, यानी श्रीनगर का मतलब है देवी लक्ष्मी का नगर या सौभाग्य का नगर। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि श्रीनगर सूर्य नगर का अपभ्रंश है, क्योंकि कश्मीर के ज्यादातर हिंदू राजा सूर्य के उपासक थे। यानी पौराणिक इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकार तक ये मानते हैं कि कश्मीर में हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। 14वीं शताब्दी में सूफीवाद कश्मीर पहुंचा। शुरुआत में वहां की हिंदू संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदुओं के धर्मांतरण की शुरुआत हो गई। वर्ष 1846 में कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इसे 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया, जो डोगरा राजवंश के संस्थापक थे। डोगरा राजवंश के ही आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। वो मुस्लिम बाहुल कश्मीर के आखिरी हिंदू राजा थे, लेकिन सच यह है कि 700 वर्षों के दौरान हुए छल कपट और हमलों ने कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया था। कश्मीर में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली गई। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान से आए हजारों कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया और राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स को, यानी उनकी जो अपनी छोटी सी सेना थी, उसे हराकर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर यानी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यह मुजफ्फराबाद ही आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की राजधानी है। 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे यानी काला दिन साबित हुआ, क्योंकि इसके कुछ दिनों के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो भारत कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था, हार चुका था, जिसका आकार था करीब 91,000 वर्ग किलोमीटर। ये हंगरी, पुर्तगाल और जॉर्डन जैसे देशों के आकार के बराबर है। लेकिन भारत के ज्यादातर दरबारी इतिहासकारों ने 22 अक्टूबर को कभी भी ब्लैक डे का नाम नहीं दिया और इस युद्ध को धीरे धीरे जानबूझकर भारत के लोगों की याददाश्त से हमेशा के लिए मिटा दिया, इसलिए आपको भी ये याद नहीं होगा। जबकि जिस पाकिस्तान ने यह युद्ध भारत पर थोपा था, उसने ऐसा कभी नहीं किया। पाकिस्तान आज भी 26 और 27 अक्टूबर को ब्लैक डे के रूप में मनाता है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और इसके अगले दिन 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर को कबायलियों से आजाद कराने के लिए अपनी सेना मैदान में उतार दी थी।
पाकिस्तान ने इस बार भी 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए न सिर्फ अलग अलग देशों में पाकिस्तान के दूतावासों को संदेश भेजा गया है, बल्कि इसके लिए खर्चे का इंतजाम भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के इसी नोटिफिकेशन की एक कॉपी इस समय आपके स्क्रीन पर है। और इस मैसेज में आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर कश्मीर अफेयर की तरफ से भेजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसमें लिखा है इस्लामाबाद, और फिर सब्जेक्ट में लिखा है ऑब्जर्वेंस ऑफ कश्मीर ब्लैक डे 27 अक्टूबर 2021। उस दिन के लिए इन्होंने लिखा है और इसमें यह भी लिखा है कि हम इसके लिए खर्चे के लिए भी पूरा तैयार हैं। और इसमें आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन फेवर ऑफ टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ $1000। ये किसी के लिए उन्होंने खर्चे का इंतजाम यहां पर किया है जिसके बारे में साफ साफ यहां पर लिखा है। और ये भी बताया है उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कि कैसे वो ब्लैक डे मनाने वाले हैं। और ये जो चिट्ठी है ये पाकिस्तान की सरकार ने अपने सारे दूतावासों को लिखी है कि हर जगह ऑल मिशंस अब्रॉड। देखिए इसमें और एक और बात आपको अच्छी बताता हूं, इसमें लिखा है, ये भेजी गई है ऑल मिशंस अब्रॉड एक्सेप्ट न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली में जो उनका हाई कमीशन है सिर्फ दिल्ली में उसको नहीं भेजा है, बाकी सब देशों में जो जो उनके दूतावास हैं वहां भेजा गया है, दिल्ली को छोड़कर। इसमें लिखा भी है एक्सेप्ट दिल्ली। Ministry's communication regarding activities to be undertaken by the missions in observance of the Black Day. इसमें लिखा है the ministry will be briefing the meeting of the parliamentary committee on Kashmir on the steps taken by Pakistan missions abroad for observance of the Black Day. और ये लिखा all missions may please communicate by return fax today the activities undertaken by them already as well as those planned in the coming days in connection with the Black Day. ये यहां पर लिखा है। इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कितनी जबरदस्त तैयारी की है इसके लिए। आप सोचिए अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ ये युद्ध दिसंबर 1948 तक चला था। यह आजाद भारत का अब तक का सबसे लंबा युद्ध है जो 1 वर्ष और 2 महीने 2 हफ्तों तक चला। लेकिन फिर भी इस सबसे लंबे युद्ध को युद्ध मानने से ही हमारे देश में इनकार कर दिया गया। इसीलिए इस युद्ध के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता, वो भी तब जब यह मानव इतिहास के सबसे विभत्स युद्धों में से एक था। पाकिस्तान की सेना के इशारे पर जिन कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया उनका नारा इतना खतरनाक था कि अगर आज भी आप इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कबायली हमला करते समय एक नारा लगाते थे और वो कहते थे, सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जर। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को हुक्म दिया कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे तो उसका सिर काट लो, जैसे ही कोई भारत का समर्थक मुसलमान दिखाई दे तो उसका घर जला दो और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करो। इस हमले से पहले कश्मीर का नक्शा कैसा होता था और इस हमले के बाद कश्मीर का नक्शा कैसा हो गया, ये आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये हमले से पहले का कश्मीर है और ये हमले के बाद का कश्मीर है जो हमारे पास रह गया। देखिए आप, ये संपूर्ण पूरा कश्मीर है और ये हमारा आज का कश्मीर है। इस पूरे हमले की साजिश भारत के बंटवारे के साथ ही रच ली गई थी, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर पहली बार अंजाम दिया गया 22 अक्टूबर 1947 को। और इस दिन पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के कमांडर खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में हजारों कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। इस हमले की योजना भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार की थी, हथियार भी पाकिस्तान की सेना ने ही मुहैया कराए थे और ये उनका वो मॉडल है जिसे वो आज भी फॉलो करते हैं। आज भी आतंकवादियों के साथ भी वो यही करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, हथियार भी उन्हें ही देते हैं। उस समय पाकिस्तान की सेना के ज्यादातर सीनियर अफसर ब्रिटिश हुआ करते थे, अंग्रेज थे, इसलिए हमले की योजना को उनसे भी छिपा कर रखा गया था। पाकिस्तान ने अपनी इस साजिश को नाम दिया था ऑपरेशन गुलमर्ग।
पाकिस्तान की साजिश का खुलासा खुद पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व अफसर ने अपनी एक किताब में किया है। हमने इस किताब को आज पढ़ा और इससे जो बातें निकलकर सामने आई उसे पूरी दुनिया को आज सुनना चाहिए। इस किताब का नाम है रेडर्स इन कश्मीर और इसके लेखक हैं मेजर जनरल अकबर खान। अकबर खान 1947 में पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर के पद पर थे और वो पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे। इस किताब की प्रस्तावना में अकबर खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों को रेडर्स नाम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आम भाषा में रेडर्स का मतलब होता है अचानक हमला करके लूटपाट करने वाला, यानी रेड करने वाला। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक रेडर वो व्यक्ति होता है जो किसी इलाके में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करता है, वहां से कुछ चुराता है और वापस अपनी जगह पर लौट जाता है, उसे रेडर कहते हैं अगर डिक्शनरी में मतलब खोजें तो। जबकि हमलावर वो होता है जो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है और उस इलाके पर कब्जा कर लेता है। लेकिन नेहरू शायद इस अंतर को समझ नहीं पाए और उन्होंने कश्मीर पर हमला करने वालों को कभी भी आक्रमणकारी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा उन्हें रेडर्स कहकर पुकारा। इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ और लंबे समय तक पाकिस्तान दुनिया के सामने यह साबित करने में सफल हो गया कि इस हमले में उसकी सेना की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि हमला करने वाले तो रेडर्स थे। अकबर खान के मुताबिक रेडर्स आधुनिक युग में युद्ध की ही एक शाखा है। एयरक्राफ्ट्स, कमांडोज, गुरेलाज, टैंक्स और यहां तक कि पनडुब्बियां भी दुश्मन पर रेड मार सकती हैं, यानी हमला करके वापस अपनी जगह पर लौट सकती हैं। लेकिन नेहरू ने हमलावर पाकिस्तानी सेना को रेडर्स की संज्ञा दी और इसका नुकसान भारतीय सेना को भी उठाना पड़ा, क्योंकि जब कश्मीर को आजाद कराने के लिए भारत की सेना कश्मीर पहुंची तो शुरू में सेना को भी लगा कि उसे पाकिस्तान से आए कुछ रेडर्स से लड़ाई लड़नी है। लेकिन हालात देखने के बाद सेना को अंदाजा हुआ कि यहां तो कबायलियों के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी सेना मौजूद है और हमें यह बताया गया था कि कुछ रेडर्स आ गए हैं। पाकिस्तान के म्यूजियम में 1947 के इसी हमले की एक तस्वीर मौजूद है जिसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं और इस तस्वीर के नीचे लिखा है सैनिक, कबायली और डेजर्टर, यानी भगौड़े। लेकिन नेहरू ने इस युद्ध की शब्दावली को ऐसे बदला कि भारत आज भी इसका नुकसान उठा रहा है। खैर, अब वापस अकबर खान की किताब रेडर्स इन कश्मीर पर आते हैं, जिसमें लिखा है कि अकबर खान को उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी और उन्हें यह पता था कि राजा हरि सिंह की जो स्टेट फोर्स है उसमें सिर्फ 9000 जवान हैं और इनमें से भी 2000 जवान ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। पाकिस्तान को गलतफहमी थी कि हरि सिंह की स्टेट फोर्स में शामिल ये मुस्लिम जवान पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान की ऐसी ही गलतफहमियों ने उसकी सेना के अफसरों को अति उत्साह से भर दिया। इस किताब के दूसरे चैप्टर का नाम है द रीजन वाई। इसके पहले ही पन्ने पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए क्यों भेजा था। इसमें लिखा है उस समय भारत का आकार 46 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 568 रियासतें थीं और जहां 40 करोड़ लोग रहते थे। इन रियासतों को यह तय करना था कि वो भारत के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं या फिर आजाद रहना चाहती हैं। इनमें जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो भौगोलिक रूप से न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उत्तर में कश्मीर और उस समय के सोवियत संघ के बीच सिर्फ अफगानिस्तान था, जिसकी सीमाएं कश्मीर से भी लगती थी। जब से ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया तभी से पाकिस्तानियों को लगता था कि कश्मीर तो उनके साथ ही जाएगा। अकबर खान तो यहां तक लिखते हैं कि पाकिस्तान की स्पेलिंग में जो के है उसका मतलब कश्मीर ही है। अकबर खान आगे लिखते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा था, इसलिए किसी को इसमें कोई शक था ही नहीं कि कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ ही जाएगा, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। उस समय कश्मीर की 75% आबादी मुसलमान थी और उस समय आकार में 2,18,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा जम्मू कश्मीर सड़क, रेल या नदियों के रास्ते भारत से जुड़ा हुआ नहीं था और भारत और कश्मीर के कोई आर्थिक संबंध भी उस समय तक नहीं थे। 47 के इस युद्ध पर भारत के इतिहासकार काशीनाथ पंडिता लिखते हैं कि पाकिस्तान इस हमले को 20 अगस्त यानी आजादी के 5 दिन बाद ही अंजाम देना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बन्नू ब्रिगेड के मेजर OS कलकत को इसकी जानकारी लग गई, जो उस समय पाकिस्तान में थे। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी सेना उन्हें पकड़ती, वो भागकर दिल्ली आ गए और उन्होंने इसकी जानकारी तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दी।
लेकिन तब नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्रालय ने उनकी इस कहानी को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। यानी अगर नेहरू मेजर कलकत की बात पर यकीन कर लेते तो भारत की सेना को पहले ही सतर्क किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस हमले की तैयारी में जुटा रहा और सितंबर 1947 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक गोपनीय बैठक बुलाई। उसमें उस समय के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री कयूम खान भी शामिल थे। इस प्रोविंस को ही आज पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है और इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। यहां बड़ी संख्या में कबायली रहते हैं। लियाकत अली खान ने कयूम खान को कहा कि वो इन कबायलियों को इकट्ठा करें। लियाकत अली खान ने यह भी कहा कि इसके लिए पैसा उनके गोपनीय फंड से दिया जाएगा। लेकिन कश्मीर में दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि उस समय ब्रिटेन समेत पश्चिमी दुनिया के कई देश भी यही चाहते थे कि कश्मीर या तो आजाद हो जाए या फिर पाकिस्तान के साथ चला जाए, क्योंकि उस समय कश्मीर की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती थी और अफगानिस्तान की सीमाएं सोवियत संघ यानी आज के रशिया से मिलती थी। इन देशों को लगता था कि अगर कश्मीर भारत के पास रहा तो वो कश्मीर के रास्ते सोवियत संघ से लड़ नहीं पाएगा। अकबर खान अपनी किताब में बताते हैं कि कश्मीर पर हमले से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग के एक नेता से हुई जिसका नाम था मियां इफ्तिखारुद्दीन। इस नेता ने अकबर खान से कहा कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक प्लान बनाए जिसे लाहौर में बैठे पाकिस्तानी नेताओं को दिखाया जा सके और उस पर मंजूरी मिल सके। लेकिन इस योजना को बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखा जाना था कि इसमें पाकिस्तानी सेना के या पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात किसी को पता ना चले। अकबर खान, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे, उन्हें कबायलियों के लिए हथियार जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 22 अक्टूबर को कबायलियों ने उस समय के अविभाजित कश्मीर के डोमेल पर पहला हमला किया। 23 तारीख को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। 25 तारीख तक कबायली उरी पर कब्जा कर चुके थे। उरी, वही उरी जो आज हमारे पास है। इन आक्रमणकारियों का अगला निशाना था बारामूला, जहां 26 तारीख को धावा बोला गया और कब्जा कर लिया गया। 26 अक्टूबर की तारीख भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, इसलिए ये कहानी सुनते हुए इस तारीख को अपने जहन में जरूर रखिएगा। बारामूला से श्रीनगर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सेना और कबायलियों का अगला निशाना श्रीनगर ही था, आज का श्रीनगर। लेकिन इस बीच कबायलियों ने बारामूला में जो अत्याचार किया उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। उस समय बारामूला की आबादी 14,000 थी, जिसमें सिर्फ 3,000 लोग जिंदा बचे। 14,000 में से 3,000 जिंदा बचे। बारामूला उस समय बहुत समृद्ध हुआ करता था। बड़ी संख्या में वहां पर स्कूल, बाजार, दुकानें हुआ करती थी। आर्थिक रूप से बारामूला कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कबायलियों ने यहां के लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। बारामूला के एक मशहूर चर्च जिसका नाम है सेंट जोसेफ्स कैथोलिक चर्च, उसमें आग लगा दी गई। इस चर्च की लाइब्रेरी को जला दिया गया और चर्च की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कई महिलाओं की हत्या कर दी गई। इस समय उसी चर्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस समय के भारत के अखबारों में भी कबायलियों के इन अत्याचारों की खबरें प्रकाशित हुई और उस समय के कुछ अखबारों की कटिंग्स भी हम आपको आज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये उस समय के अखबार हैं। कबायलियों ने बारामूला में लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन बारामूला ही पाकिस्तान की सेना और कबायलियों के गले की हड्डी भी बन गया, क्योंकि कबायली बारामूला को लूटने और वहां लोगों का कत्ल करने में इतने व्यस्त हो गए कि इसी में उनके 2 दिन निकल गए। यह सब 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हो रहा था। कबायलियों को श्रीनगर की तरफ बढ़ना था, लेकिन वो बारामूला में ही अटक गए, यानी उनका मन जो है वो बारामूला में ही लग गया। उन्होंने लूटे हुए सामान और अगवा की गई महिलाओं को पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया, यानी लालच आ गया उनके मन में। इसी बीच 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी दिन पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को कथित आजाद कश्मीर की राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन इसके अगले दिन यानी 27 तारीख को भारत की सेनाएं सुबह सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगी और यहीं से कश्मीर पर कब्जे का पाकिस्तान का प्लान धाराशायी होने लगा।
वर्ष 1947 में 26 और 27 अक्टूबर के दिन जब कबायली बारामूला से आगे नहीं बढ़ पाए तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने मेजर जनरल अकबर खान से पूछा कि क्या वो आगे के हमले की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि इस हमले में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की सेना के शामिल होने की बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अकबर खान इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन जब अकबर खान श्रीनगर से महज 6 किलोमीटर दूर थे तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत की सेना ने आगे की सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और कबायलियों का आगे बढ़ना अब संभव नहीं है, और यहीं पाकिस्तान का कश्मीर वाला प्लान हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके 2 दिनों के बाद भारत की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलना शुरू किया और 7 नवंबर 1947 तक कबायली उरी तक वापस धकेले जा चुके थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस पूरे विवाद को लेकर खुद ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चले गए, जो बहुत बड़ी गलती थी, और यहीं से यह विवाद अंतरराष्ट्रीय विवाद में बदल गया। होना यह चाहिए था कि नेहरू अपनी सेना पर विश्वास करते और तब हमारी सेना इन्हें आखिर तक छोड़कर आती, खदेड़ कर आती, लेकिन उससे पहले ही नेहरू संयुक्त राष्ट्र चले गए। इसके बाद 3 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया और कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 को अपने रेजोल्यूशन में यह साफ कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस पूरे राज्य में हमने पीओके और चीन के कब्जे वाले कश्मीर को भी शामिल किया। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, और इसके मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं होगा जब तक पाकिस्तान इस पूरे इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपना कब्जा नहीं हटाता। यानी पाकिस्तान को पीओके से अपना कब्जा हटाना था, अपने नागरिकों को हटाना था, सैनिकों को हटाना था, जो उसने आज तक नहीं किया। इस रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर ना पहुंचते। आज पूरे दिन ट्विटर पर भी एक हैशटैग ट्रेंड करता रहा और उसका नाम है पाकिस्तान बुचरिंग कश्मीर। यह ट्रेंड करता रहा और लोग पाकिस्तान के अत्याचारों की चर्चा आज सोशल मीडिया पर भी करते रहे। तो यह कहानी है कश्मीर की, जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा। आज हमने आपको 2 बातें बताई, औरंगजेब के बारे में बताया और कश्मीर के बारे में बताया, और ये दोनों ही बातें, दुर्भाग्य ये है हमारे ही देश के इतिहासकारों ने कभी भी सही रूप से आप तक पहुंचने नहीं दी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.